हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम बात करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज पार्ट सेकंड में एब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में। एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, ये डिजीज़ कंडीशन क्यों होती है, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, उसके लिए क्या हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंटीपार्टम हेमरेज में। और दूसरी जो डिजीज़ कंडीशन है एपीएच की, वो है एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा को। प्लेसेंटल अब्रप्शन अब्रप्शियो प्लेसेंटा का ही नाम है। अब्रप्शियो प्लेसेंटा को ही क्या कहते हैं, प्लेसेंटल अब्रप्शन। ठीक है, प्लेसेंटल अब्रप्शन बोल दो या एब्रप्शियो प्लेसेंटा बोल दो। इनके और कई फर्दर नेम्स हैं, लाइक एक्सीडेंटल हेमरेज। एक्सीडेंटल हेमरेज भी इसे ही कहते हैं। एब्लेशियो प्लेसेंटा भी इसका दूसरा नाम है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा बोल दो या प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बोल दो, बात एक ही है। ये सारे जो नेम हैं वो सारे नेम इसी के ही हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो मैच्योरली अगर प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आता है जब यूट्रस के अंदर हम बात करते हैं कि जो प्लेसेंटा है यूट्रस में अगर प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा अगर मैच्योरली सेपरेट हो जाता है, मैच्योरली क्या हो जाता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो उसको हम नॉर्मल कंडीशन में मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये प्री मैच्योरली सेपरेट हो गया तो ये कंडीशन प्लेसेंटल अब्रप्शन के केस के अंदर आती है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इन ए वायबल फीटस और बिफोर एक्सपल्शन ऑफ फीटस, यानी कि फीटस की डिलीवरी से पहले प्रीमैच्योरली अगर प्लेसेंटा अपनी नॉर्मली सिचुएटेड सिचुएशन के अंदर अगर सेपरेट हो जाता है, प्रीमैच्योरली सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम किस में काउंट करते हैं, ऐसी कंडीशन को हम प्लेसेंटल अब्रप्शन या एब्रप्शियो प्लेसेंटा के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इमेज मैंने यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पे इस इमेज में आप देखिए, इस इमेज में आप देखिए, ये यहाँ पे जो इमेज मैंने डाली है ये है कंसील्ड ब्लीडिंग की। कंसील्ड का मतलब होता है कि ब्लीडिंग का छुपा हुआ होना। कंसील्ड मीन्स हिडन। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। तो यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो कैसी है, हिडन है। यहाँ पे ये बेबी है, ये फीटस है। यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, कुछ इस साइड में दिखाई दे रही है, कुछ जो है वो अपर साइड में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है इस कंडीशन में, कंसील्ड ब्लीडिंग के अंदर, कंसील्ड टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा में एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो बेबी के डिलीवर होने से पहले ही प्रीमैच्योरली क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। सेपरेट होने की वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हेमरेज की कंडीशन बन गई है। सेपरेट होगा तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन रहेगा, हेमेटोमा की सिचुएशन रहेगी। अब जब हेमेटोमा की सिचुएशन है तो या तो ये ब्लड बाहर निकलता, लेकिन ये ब्लड बाहर नहीं निकल करके यहाँ पे प्लेसेंटा के बिफोर प्लेसेंटा यहाँ पे क्या हो गया है, कलेक्ट हो गया है। जहाँ पे ये प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है उस सेपरेशन से क्या हो गया है, ब्लड कलेक्ट हो गया है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, कंसील्ड हेमरेज। ठीक है, और यही कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ये एब्रप्शियो प्लेसेंटा का एक टाइप है कंसील्ड ब्लीडिंग, कंसील्ड टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा।
और भी इसके फर्दर टाइप हैं, रिवील्ड टाइप होता है, एक मिक्स्ड टाइप होता है, उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें कि ये कंडीशन क्यों हुई, ऐसे क्या रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, पहला जो रिस्क फैक्टर है, तो अगर हम देखें कि मोस्ट प्रेडिक्टिव अब्रप्शन इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब्रप्शन जो है वो प्रीवियस प्रेगनेंसी में हुआ है या नहीं हुआ, तो वो भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर अब्रप्शन हुआ है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी अब्रप्शन हो। और इसके अलावा अगर एग्जैक्ट कोज की बात करें तो एग्जैक्ट कोज इसका हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन की जो कंडीशन अगर होती है, पीआईएच की कंडीशन अगर होती है, पीआईएच एक डिसऑर्डर होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। ठीक है, पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसमें हम प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की डिजीज कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। तो इसको भी हम फर्दर एक वीडियो में देखेंगे कि पीआईएच क्या होता है, उसमें प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, एक्लेम्शिया क्या होता है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मेन जो है बात ये समझनी है कि यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में, प्री एक्लेम्शिया में बीपी जो है वो इंक्रीज होता है, और बीपी इंक्रीज होता है, उसके अलावा जो है इसमें और अदर फाइंडिंग्स लाइक प्रोटीन यूरिया ये भी बढ़ता है। ठीक है, एक्लेम्शिया की कंडीशन में बीपी बढ़ने के साथ साथ, प्रोटीन यूरिया के बढ़ने के साथ साथ जो है यहाँ पे क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं। मदर को क्या आते हैं, सीजर्स आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया। तो ये किस में आते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में। तो हाइपरटेंशन की वजह से प्लेसेंटल अब्रप्शन के केस हमें देखने को मिल सकते हैं इन ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी में। ठीक है, प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें कि मैंने बताया कि प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, और इसके अलावा एक सिंड्रोम आता है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम, इसमें कुछ फाइंडिंग्स अल्टर रहती हैं, लाइक एच का मीनिंग यहाँ पे है, एच का मीनिंग है हीमोलाइसिस से। यहाँ पे ब्लड की जो वेसल्स, ब्लड की जो सेल्स हैं उनका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, वो उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे EL का मतलब है एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, लीवर एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, और LP का मतलब है लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और लीवर एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये हीमोलाइसिस की कंडीशन और एलिवेटेड लीवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट किसको इंडिकेट करते हैं, हेल्प सिंड्रोम को इंडिकेट करते हैं। तो अगर हेल्प सिंड्रोम की कंडीशन भी अगर देखने को मिलती है तो ये कंडीशन आगे जाकर के प्लेसेंटल अब्रप्शन को कोज कर सकती है। ठीक है, तो मेन जो एग्जैक्ट कोज है वो है हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि और फर्दर जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें आता है इन्फेक्शन। अगर यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, लाइक कोरियोएमनियोनाइटिस का इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन जो है वो भी क्या कर सकती है, आगे जाकर के प्लेसेंटल अब्रप्शन कोज कर सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके फर्दर रिस्क फैक्टर्स की, तो फर्दर रिस्क फैक्टर्स में इसमें जो फर्दर रिस्क फैक्टर हैं उसमें है इंक्रीज एज। अगर मदर की एज ज़्यादा है, ठीक है, और माना जाता है कि मोस्टली 35 ईयर ऑफ एज से अगर ज़्यादा की कंडीशन रहती है, तो ऐसी मदर्स जो हैं वो किससे सफ़र कर सकती हैं, प्लेसेंटल अब्रप्शन से सफ़र कर सकती हैं। तो इंक्रीज एज हो गया, उसके अलावा पैरिटी इंक्रीज होना, पैरिटी का इंक्रीज होना, लाइक बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्लेसेंटल अब्रप्शन को कोज करेगी। उसके अलावा वास्कुलर डिजीज, वास्कुलर डिजीज अगर हम बात करें कि वास्कुलर डिजीज में, तो वास्कुलर डिजीज में पहला तो हमने अभी बात की हाइपरटेंशन की, कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाइपरटेंशन हो गया तो वो रिस्क हो सकता है प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्लेसेंटल अब्रप्शन के कोज हो सकता है। उसके अलावा हम बात करें तो रिनल डिजीज भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी, हो सकता है कि प्लेसेंटल अब्रप्शन रिनल डिजीज की वजह से हो जाए। ठीक है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए।
ठीक है। उसके अलावा SLE सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाटोसिस और एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम APS और SLE ये दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। इनमें भी कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी प्लेसेंटल अब्रप्शन के केस हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें मैकेनिकल फैक्टर्स की, तो मैकेनिकल फैक्टर में अगर हम बात करें तो मदर को हो सकता है कि ट्रोमा की वजह से प्लेसेंटल अब्रप्शन का केस देखने को मिल जाए। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें कि एमनियोसेंटेसिस, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड का क्या करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द नीडल एंड सिरिंज, और उसको ये एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है, जिसमें कि कंजेनाइटल डिफेक्ट वगैरह चेक करने के लिए, हेरिडिट्रिकल पैटर्न चेक करने के लिए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो उन सबको चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। मोस्टली डाउन सिंड्रोम वगैरह को चेक करने के लिए, उसकी फाइंडिंग को चेक करने के लिए मोस्टली एमनियोसेंटेसिस करते हैं। तो यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस करने की वजह से भी हो सकता है कि प्लेसेंटल अब्रप्शन के केस देखने को मिलें, क्योंकि इंजरी होने के चांस रहते ही हैं। तो बहुत बार हो सकता है कि एमनियोसेंटेसिस की कंडीशन की वजह से भी प्लेसेंटल अब्रप्शन के केस देखने को मिल जाए। ठीक है। ट्रोमा हो गया, एमनियोसेंटेसिस। उसके अलावा सडन डीकम्प्रेशन ऑफ यूट्रस, अगर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि सडनली यूट्रस का क्या हो जाए, डीकम्प्रेशन हो जाए। ठीक है। यूट्रस जो है वो ग्रेविड ना होकर के क्या हो जाए, वहाँ पे डीकम्प्रेशन यूट्रस जो है हमें देखने को मिले, तो वहाँ पे भी ऐसी कंडीशन में हमें प्लेसेंटल अब्रप्शन के केस देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा पॉलीहाइड्रोमनियोस के केस हों, पॉलीहाइड्रोमनियोस में मोस्टली जो है वो 2 लीटर से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मदर में पाया जाता है। मदर के यूट्रस में कितना एमनियोटिक फ्लूइड, 2 लीटर से ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा या अब्रप्शियो प्लेसेंटा के केस देखने को मिले। उसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिसमें कि ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, ये भी जो है वो कहीं ना कहीं इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है। उसके अलावा स्मोकिंग हो गया, बैड हैबिट्स में स्मोकिंग हो गया, कोकेन यूज हो गया, अगर मदर इनका यूज करती है तो ये भी कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करेंगी। उसके अलावा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, अगर मदर को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, जिसमें कि मदर अगर स्लीप की कंडीशन में रहती है और उसके बाद में जब वो उठती है या खड़ी होती है, चलती है, तो उस समय जो है वो बीपी जो है वो एकदम से क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मदर को वर्टिगो की कंडीशन हो सकती है। तो हो सकता है कि उसकी सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हो सकता है कि ट्रॉमा क्रिएट हो जाए। ठीक है। तो ट्रॉमा क्रिएट होगा तो डेफिनेटली जो है वो प्लेसेंटल अब्रप्शन के केस हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की, कि ये डिजीज कंडीशन कैसे अकरेंस में आती हैं, किस तरीके से अपनी अकरेंस में आती हैं, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम बात करें कि पैथोफिजियोलॉजी में, तो यहाँ पे जो यूट्रोप्लेसेंटल जो बेड होता है, यूट्रोप्लेसेंटल बेड जहाँ पे यूट्रस में जहाँ पे जिस एरिया से प्लेसेंटा अटैच रहता है उसको कहते हैं यूट्रोप्लेसेंटल बेड। वहाँ पे पाई जाती है डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरी। उस डेसिडुअल स्ट्रक्चर में कौन सी आर्टरी होती है, डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरी। यहाँ पे अगर इस आर्टरी में क्या हो जाए, स्पाज्म हो जाए, सिकुड़ जाए ये आर्टरी, तो किसी भी वजह से सिकुड़ सकती है, कोई इंजरी की वजह से सिकुड़ सकती है। ठीक है। डिकम्प्रेशन की वजह से सिकुड़ सकती है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, या कोई अदर डिजीज कंडीशन की वजह से ऐसा हो सकता है। तो डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरी अगर क्या हो जाए, स्पाज्म हो जाए इसमें, तो उसकी वजह से एनॉक्सिक एंडोथीलियल डैमेज ये हमें देखने को मिल सकता है। हाइपोक्सिया से पहले जो कंडीशन होती है वो होती है एनॉक्सिक कंडीशन। एनॉक्सिया लीड टू द हाइपोक्सिया, एनॉक्सिया की वजह से जो है वो क्या होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो एनॉक्सिक कंडीशन की वजह से वहाँ की जो एंडोथीलियल लेयर है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। उसके बाद डैमेज होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, रप्चर होने लग जाएंगी, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, डेसिडुआ बेसिलिस स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो डेसिडुआ थी हमारे पास वो क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे स्प्लिट होने लग जाएगी,
वहाँ से हटने लग जाएगी, और जैसे जैसे स्प्लिट होना स्टार्ट होगी तो ब्लीडिंग जो है वो, ब्लीडिंग तो कंटिन्यू है ही, और स्प्लिट अगर डेसिडुअल स्प्लिट होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें डेसिडुअल हेमेटोमा देखने को मिल सकता है, और इसी को हम रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा भी कहते हैं। रेट्रो मतलब होता है बिहाइंड, रेट्रो का मतलब क्या होता है, बिहाइंड, और बिहाइंड कहाँ पे, प्लेसेंटा के पीछे की साइड की बात हो रही है। तो प्लेसेंटा के पीछे क्या हो गया है, ब्लीडिंग जो है वो कलेक्ट हो गई है, वहाँ पे क्लॉट्स बन गए हैं। तो डेसिडुअल हेमेटोमा या रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा में जहाँ पे सेपरेशन हुआ है, जहाँ से डेसिडुआ स्प्लिट हुई है, वहाँ पे ब्लड कलेक्ट होकर के वहाँ पे क्या बन जाएंगे, क्लॉट्स बन जाएंगे, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, इस प्लेसेंटा की इमेज में दिखाया गया है। इस तरीके से क्लॉट बन के इस तरीके से स्ट्रक्चर में, हार्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है इस इमेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा हो गया। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो हेमेटोमा की वजह से क्लॉटिंग जो है वो बढ़ जाएगी। क्लॉटिंग बढ़ने की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो प्लेसेंटा जो अटैच था वो वहाँ से क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाएगा। सेपरेशन, फिर वहाँ पे कंप्रेशन भी लगेगा। उसके साथ साथ ही जो है वो जो एडजेसेंट प्लेसेंटा था, जो जुड़ा हुआ प्लेसेंटा था, उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन आने लग जाएंगे। तो ये जो है वो पैथोफिजियोलॉजी है किसकी, अब्रप्शियो प्लेसेंटा की। इसमें पहले स्पाज्म होगा डेसिडुअल स्पाइरल आर्टरीज के अंदर, उसके बाद में एनॉक्सिक कंडीशन बनेगी जिसकी वजह से एंडोथेलियल डैमेज होगा, उसके बाद में ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी, हेमरेज की कंडीशन बनेगी जिसकी वजह से डेसिडुआ स्प्लिट होने लग जाएगी, वहाँ पे हेमेटोमा डेवलप होगा, और हेमेटोमा डेवलप होने के बाद में धीरे धीरे प्लेसेंटा जो है वो अपनी स्ट्रक्चर से क्या होने लग जाएगा, एडजेसेंट अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर से क्या होने लग जाएगा, सेपरेट होने लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है, क्या क्या कोज कर सकती है, ऐसी कंडीशन अब्रप्शियो प्लेसेंटा को कोज कर सकती है। ऐसे केस में हमें अब्रप्शियो प्लेसेंटा के केस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो इमेज दिखाई गई है ये है लार्ज रेट्रो प्लेसेंटल क्लोट। यहाँ पे क्लोटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो क्लोटिंग ज़्यादा होने की वजह से जो है इसको क्या बोला गया है, लार्ज रेट्रो प्लेसेंटल क्लोट। रेट्रो प्लेसेंटल क्लोट यानी कि प्लेसेंटा के बिहाइंड यहाँ पे क्लोटिंग जो है वो क्या हो गई है, कलेक्ट हो गई है, बन गई है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो यहाँ पे टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में अगर हम बात करें तो मेनली अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे तीन मेन टाइप हैं इसके। पहला है कंसील्ड अब्रप्शन, दूसरा है रिवील्ड अब्रप्शन, और तीसरा है मिक्स्ड टाइप ऑफ अब्रप्शन। कंसील्ड अब्रप्शन में एक्चुअल में होगा क्या, जहाँ से डेसिडुआ स्प्लिट हुई है वो सेंटर पार्ट से स्प्लिट होगी, सेंटर पार्ट से स्प्लिट होगी बट पेरिफेरल पार्ट से स्प्लिट नहीं होगी, जिसकी वजह से प्लेसेंटा आगे की तरफ से तो पूरा कवर करके रखेगा और पीछे की तरफ जो है वो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है एक्सटर्नली। तो यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो कहाँ पे कलेक्ट हो गई है, ये बिहाइंड द प्लेसेंटा कलेक्ट हो गई है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कंसील्ड अब्रप्शन बोला गया है। कंसील्ड का मतलब हिडन अब्रप्शन। यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो हमें दिखाई नहीं देगी एक्सटर्नली। अगर हम चेक करेंगे, मदर का एग्जामिनेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें वेजाइनली पर वेजाइनली कोई भी ब्लीडिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो कैसी रहेगी, हिडन रहेगी बिहाइंड द प्लेसेंटा। इसी को हम कहेंगे रेट्रो प्लेसेंटल क्लोट। दूसरी हम बात करें रिविल्ड अब्रप्शन की। रिविल्ड अब्रप्शन में होगा क्या, रिविल्ड अब्रप्शन में जो प्लेसेंटा का वन मार्जिन, एक मार्जिन जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग जो है वो कलेक्ट हुई थी वो धीरे धीरे जो है जो एक्यूमुलेशन हुआ था यहाँ पे ब्लड का, यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हुआ था ब्लड का, ये क्या होने लग जाएगा धीरे धीरे उस सेपरेट, जहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है मार्जिन की स्ट्रक्चर से, तो वहाँ से स्प्लिट होकर के धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पर वेजाइनली वो ब्लीडिंग जो है वो बाहर निकलने लग जाएगी, एक्सपल्शन होने लग जाएगा इसका। तो धीरे धीरे बाहर निकलेगी। तो रिविल्ड अब्रप्शन में हमें स्कैंटी ब्लड लॉस जो है हमें देखने को मिल सकता है, वहाँ पे ब्लीडिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हम बात करें कि इसमें तो क्या होगा, रिविल्ड में तो ब्लीडिंग जो है आपको आसानी से दिखाई देगी,
ठीक है। तो ब्लीडिंग जो है वो धीरे धीरे यहाँ से जहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ है वहाँ से रिमूव होने लग जाएगी। उसके बाद मिक्स्ड टाइप की बात करें तो मिक्स्ड टाइप में होगा क्या, मिक्स्ड टाइप में एक्चुअल में दोनों की बात कर रहा है, यहाँ पे कंसील्ड की भी बात कर रहा है और रिवील्ड की भी बात कर रहा है। तो मिक्स्ड में दोनों कंडीशन बनेगी, कंसील्ड भी बनेगी और रिवील्ड भी बनेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन भी रहेगा, ब्लड का क्या रहेगा, कलेक्शन भी रहेगा, कलेक्शन के साथ साथ ही क्या होगा, ब्लीडिंग भी जो है वो क्या रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी। और इसमें ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है कि सीवियर टाइप की ब्लीडिंग हो। तो ये कंडीशंस थी अब्रप्शियो प्लेसेंटा अब्रप्शन के टाइप, कंसील्ड अब्रप्शन, रिवील्ड अब्रप्शन और मिक्स टाइप ऑफ अब्रप्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें ग्रेडिंग चेक करते हैं। तो ग्रेडिंग के अंदर क्या चेक करते हैं, देखिए ग्रेडिंग में हम प्लेसेंटल अब्रप्शन के ग्रेडिंग की बात करें कि हम पहले अगर ग्रेड चेक कर लेंगे तो ग्रेड चेक करने से हमें उसका मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा हेल्प होगा। तो ग्रेड चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसमें ग्रेड कैसे चेक करेंगे, सिम्टोमेटिक चेक करते हैं ग्रेड। तो इसमें जो ग्रेड 0 अगर हम चेक करते हैं तो ग्रेड 0 के अंदर जो है हमें किसी तरीके का कोई सिम्टम जो है वो नहीं दिखाई देता, किसी तरीके का कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ब्लीडिंग जो है वो परवेजाइनली नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, वो कैसा क्लोट है, स्मॉल रेट्रोप्लेसेंटल क्लोट है, छोटा क्लोट है, कहाँ पे, बिहाइंड द प्लेसेंटा। तो उसको हम बोलते हैं जीरो ग्रेडिंग, उसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रेडिंग। उसके बाद हम बात करें ग्रेड फर्स्ट की, तो ग्रेड फर्स्ट जो है वो मोस्टली केसेस में, यानी कि मोस्टली जो है वो 40% केसेस के अंदर जो है हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो ग्रेड फर्स्ट जो है वो मोस्टली 40% तक केस में हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि हम अगर वेजाइनली पर वेजाइनली अगर ब्लीडिंग को चेक करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग जो है वो क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें यूट्रस की अपीयरेंस के बारे में, तो यूट्रस कैसा रहेगा, यहाँ पे टेंडर यूट्रस रहेगा। अगर यूट्रस पे अगर अपन पाल्पेट करते हैं यूट्रस को, तो वहाँ पे मदर को जो है बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। तो यूट्राइन टेंडरनेस उसी को कहते हैं। अगर पाल्पेट करके चेक करते हैं यूट्रस को तो वहाँ पे क्या होगा, मदर को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो यूट्राइन टेंडरनेस वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। उसके अलावा यूट्राइन टिटेनी जो है वो भी क्या रहेगी, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। यूट्राइन टिटेनी में भी क्या होगा, वहाँ पे यूट्रस के अंदर टोन जो है वो यूट्रस की वो क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। इसमें किसी तरीके का कोई साइन जो है हमें मैटरनल शोक का नहीं देखने को मिलेगा। मैटरनल शोक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेरा शोक का एक वीडियो जो है वो अलग से मैंने बनाया था, तो आप ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी में जाकर के आप देख सकते हैं। तो उसमें इसमें किसी तरीके का कोई शोक के साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे। इसमें फीटल डिस्ट्रेस भी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। फीटल डिस्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम भी हमें नहीं देखने को मिलेंगे और मैटरनल शोक के साइन एंड सिम्टम भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे ग्रेड फर्स्ट के अंदर। फीटल डिस्ट्रेस में मोस्टली जो है एफएचआर जो है वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा डाउन रहती है फीटल डिस्ट्रेस में। कई ऐसी सिचुएशन होती है फीटल डिस्ट्रेस की जिसके अंदर जो है एफएचआर फीटल हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे जब हम फेटल मेजर्स की बात करेंगे, तो उसमें फीटल डिस्ट्रेस को भी अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम बात करें ग्रेड सेकंड की, तो ग्रेड सेकंड जो है इसमें ये मोस्टली जो है 45% तक प्रेगनेंसी के केस में जो है आपको ग्रेड सेकंड का जो है प्लेसेंटल अब्रप्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसमें होगा क्या, इसमें या तो एक्सटर्नल वेजाइनल ब्लीडिंग या तो प्रेजेंट रहेगी या फिर प्रेजेंट नहीं रहेगी, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। या तो हो सकता है कि ब्लीडिंग प्रेजेंट रहे या हो सकता है कि ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं रहे, लेकिन इसमें भी कोई तरीके का मैटरनल शोक के साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। हो सकता है कि बेबी में कोई अल्टरनेस आ रही है तो उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस जो है वो प्रेजेंट रहेगी। फीटल हार्ट रेट पैटर्न, सीटीजी पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, अल्टर रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट वन इसमें ग्रेड थर्ड की, तो ग्रेड थर्ड जो है बहुत ही रेयर, यानी कि 15% तक केस में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें ग्रेड थर्ड में होगा क्या, इसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग में और मे नॉट भी प्रेजेंट, हो सकता है कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकता है कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं हो। इसमें मार्क्ड यूटेराइन टिटेनी, इसमें यूटेराइन टिटेनी
की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे यूट्रस की जो टोन है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा अगर टोन ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे जो यूट्रस की जो स्ट्रक्चर, जो अगर हम पाल्पेट करके चेक करेंगे यूट्रस को, मदर की बैली को अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, फंडस को या बॉडी पार्ट को अगर हम चेक करते हैं यूट्रस के, तो वहाँ पे हमें किस तरीके की अपीयरेंस दिखाई देगी? बोर्ड लाइक रिजिडिटी हमें दिखाई देगी। कैसी रिजिडिटी दिखाई देगी? बोर्ड लाइक रिजिडिटी, एक बोर्ड जैसा होता है, जितना फर्म होता है उस तरीके की अपीयरेंस हमें दिखाई देगी। उसके अलावा परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, यहाँ पे बार बार पेन जो है हमें देखने को मिलेगा, लगातार पेन होगा मदर को इसमें, ठीक है। तो हमने बात भी की थी कि जब हम पढ़ रहे थे प्लेसेंटा प्रीविया, तो उसमें जब ब्लीडिंग हो रही थी तो वहाँ पे पेन नहीं हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में एब्रॉप्शियो प्लेसेंटा में हर जगह पेन हो रहा है मदर को। तो परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन मदर को देखने को मदर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा मैटरनल शोक जो है यहाँ पे डेवलप रहेगा। उसके अलावा फीटल डिस्ट्रेस भी प्रेजेंट रहेगा। मैटरनल शोक के साइन एंड सिम्टम आएंगे, उसके अलावा फीटल डिस्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम भी आएंगे। तो इसमें मदर को भी और फीटस को भी क्या रहेगी? प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाए, तो हो सकता है कि मदर की भी डेथ हो जाए, फीटस की भी डेथ हो जाए। तो ग्रेड थर्ड जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सीवियर है। सीवियर तो ग्रेड सेकंड भी है, लेकिन इनको हम ट्रीट कर सकते हैं। ग्रेड थर्ड में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनके मैनेजमेंट की बात करेंगे हम बाद में। तो इसके बाद में और क्या क्या ग्रेड थर्ड की करेक्टरिस्टिक्स हैं? लाइक कोएगुलोपैथी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मोस्ट ऑफ 30% केसेस के अंदर एविडेंट है कि 30% केस में जो है वो क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे क्लॉटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन। ग्रेड 0 ग्रेड फर्स्ट की हमने बात करी, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। तो ये ग्रेडिंग से हम चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा ग्रेडिंग से चेक करके हम उसका मैनेजमेंट जो है वो बेटर कर सकते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन के केस में। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में अगर हम इसके डायग्नोसिस की भी बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर में आता है यहाँ पे पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग। उसमें प्लेसेंटा प्रीविया में पेन लेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी, वहाँ पे किसी तरीके का कोई पेन देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और पेन जो है यहाँ पे यूजुअली कैसा रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पेन जो है वो बीच में रुक जाए, नहीं, पेन जो है वो यूजुअली कैसा रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा। इसमें दो तरीके के अब्रप्शंस हम पढ़ते हैं, एक तो माइल्ड टाइप का, एक सीवियर टाइप का। तो हमें पता है कि माइल्ड में थोड़ी जो साइन एंड सिम्टम और सीवियरिटी जो है वो क्या रहती है? कम रहती है, कम लेस होता है। और ये सीवियर टाइप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सीवियरिटी में रहता है। तो माइल्ड टाइप ऑफ अब्रप्शन में ये थोड़ा लेस है, और सीवियर टाइप अब्रप्शन थोड़ा ज़्यादा सीवियर टाइप का है। मोर अब्रप्शन इसमें देखने को मिल सकता है, क्लोटिंग भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और माइल्ड टाइप में हम बात करें, वेजाइनल ब्लीडिंग जो है यहाँ पे हो सकता है कि प्रेजेंट हो सकता है एब्सेंट हो। लेकिन सीवियर टाइप में जो है वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूस होने की वजह से यहाँ पे लार्ज रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा के केस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें अगर हम प्लेसेंटा को हम बाद में अगर चेक करते हैं तो उसके साथ में यहाँ पे जैसे इमेज में आप देखिए, यहाँ पे इस इमेज में लार्ज रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा के केस आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से हेमेटोमा जो है आपको देखने को मिल सकता है लार्ज लेवल पे। उसके अलावा हम बात करें, वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो एसोसिएट रहेगी किसके साथ में? परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, बार बार पेन होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग भी जो है कंटिन्यू रहेगी। उसके साथ ही हम बात करें यहाँ पे टेंडरनेस की, तो टेंडरनेस भी प्रेजेंट रहेगी। वुडी हार्ड यूट्रस रहेगा, एक लकड़ी की तरह जो है वो यूट्रस दिखाई देगा हमें। वहाँ पे फील करके चेक करेंगे, पालपेट करके अगर असेस करेंगे तो वुडी हार्ड यूट्रस हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा चेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट पैटर्न अगर हम चेक करते हैं सीटीजी की सहायता से, कार्डियोटोकोग्राफी की सहायता से अगर हम चेक करते हैं, तो फीटल हार्ट रेट पैटर्न भी जो है वो कैसा देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें अल्टर देखने को मिलेगा। और मोस्टली कैसा देखने को मिलेगा? साइनोसॉइडल पैटर्न देखने को मिलेगा। साइनोसॉइडल पैटर्न में होता क्या है? साइनोसॉइडल पैटर्न में यहाँ पे अगर हम चेक करें कि सीटीजी की अगर मान लीजिए ये रिपोर्ट है और उसमें अगर हम साइनोसॉइडल पैटर्न चेक करते हैं तो बहुत कम गैप रहता है पीक्यूआरएस
जो यहाँ पे ये वेव्स बनती हैं इनके बीच में बहुत कम गैप रहता है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही कम जो है यहाँ पे क्या आ रही है, फीटल हार्ट रेट है। तो बहुत ही कम फीटल हार्ट रेट है। इसका जो एम्पलीट्यूड अगर हम देखें सीटीजी के अंदर, तो फीटल हार्ट रेट कैसे रहेगी, साइनोसॉइडल पैटर्न में रहेगी। 5 to 15 बीट पर मिनट, एक मिनट में 5 से 15 बीट पर मिनट जो है यहाँ पे क्या रहेगी, हार्ट रेट रहेगी। और कहा जाता है कि एक मिनट के दौरान ही 2 से 5 साइकिल जो है वो इसकी कंप्लीट कर लेगा फीटस। तो यहाँ पे एसिलरेशन एब्सेंस होता है, तो ऐसा साइनोसॉइडल पैटर्न जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो वेव्स दिखाई देती हैं, इस तरीके की जो वेव्स दिखाई देती हैं, इनके पैटर्न को कहते हैं साइनोसॉइडल पैटर्न। और इस तरीके की वेव को हम कहते हैं सिन वेव। इस तरीके की वेव को क्या कहते हैं, सिन वेव, SIN, सिन वेव। तो ये फीटल हार्ट रेट चेंज हमें देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। फीचर्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शोक, हमें मदर के अंदर जो है हाइपोवोलेमिक शोक के साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। बीपी जो बहुत ज़्यादा फॉल हो सकती है, मदर जो है वो हो सकता है कि हाइपोवोलेमिक शोक में चली गई और जाने के बाद में हो सकता है कि डेथ की कंडीशन में भी सफ़र कर जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये कुछ मेन क्लिनिकल फीचर थे उसके टाइप को लेकर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। तो मदर के अंदर जो है वो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मदर के कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हो सकता है कि मदर में जो है हमें सेंसिटाइजेशन ऑफ RH नेगेटिव मदर, अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव मदर से सेंसिटाइज है फॉर फीटल ब्लड के लिए, तो यहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी के केस हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ऐसे कुछ केस हमें देखने को मिल जाएं। उसके अलावा क्लॉटिंग होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का केस भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ये भी आपको ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के आप इसको रीड कर सकते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में क्लॉटिंग की वजह से सर्कुलेशन में क्लॉट्स जा सकते हैं और एम्बोलस बन करके कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें पोस्ट पार्टम हेमरेज, पीपीएच में यहाँ पे जो ब्लीडिंग रहेगी आफ्टर डिलीवरी, हो सकता है ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, 500 ml से ज़्यादा की अगर ब्लीडिंग रहती है पीपीएच कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन भी जो है हमें कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हाइपोवोलेमिक शोक हो गया। उसके अलावा रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, नेक्रोटाइज हो सकती हैं। एक्यूट रीनल फेल्योर देखने को मिल सकता है हमें। उसके अलावा डीआईसी के केस जो है हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि क्लॉटिंग वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी, ऐसी कुछ कंडीशंस जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा परप्यूरल सेप्सिस के केस भी जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, परप्यूरल सेप्सिस के ऊपर कि क्या होता है, इसमें पस फॉर्मेशन कैसे डेवलप होती हैं और इसमें किस तरीके की अपीयरेंस रहती है। ठीक है, उनकी सारी हम बात करेंगे परप्यूरल सेप्सिस के अंदर। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे सेहान सिंड्रोम, ये भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेहान सिंड्रोम भी, सेहान सिंड्रोम में मोस्टली देखा जाता है कि सेहान सिंड्रोम में जो पिट्यूटरी फंक्शन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, अल्टर होने की वजह से बहुत ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। ये मोस्टली हमें हाइपोपिट्यूटरिज्म के केस में देखने को मिलता है। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, बहुत लेस हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्सेसिव ब्लड लॉस हमें देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें मैटरनल डेथ, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है कि मैटरनल डेथ भी हो जाए। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशन जो कि प्लेसेंटल अब्रप्शन के मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा हम बात करें कि फीटल कॉम्प्लिकेशन की, तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे देखिए फीटल कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। इसमें पहला आता है प्री मैच्योरिटी, अगर मैच्योर कंडीशन में अगर बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, प्री मैच्योरली अगर बेबी की डिलीवरी कंडीशन रहती है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेसेंटल अब्रप्शन की वजह से हमें प्री मैच्योरिटी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि बेबी अपनी मैच्योर होने से पहले क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए।
उसके अलावा IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो है क्रोनिक अब्रप्शन के केस जो है यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। IUGR के केस जो हमें देखने को मिल सकते हैं। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसमें बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, फिर उसकी वजह से जो है कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी। हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी में क्या होगा कि ब्रेन के जो फंक्शन थे वो क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेन जो है वो कैसा हो जाएगा, डिसफंक्शनल ब्रेन हो जाएगा। ब्रेन जो है वो कैसा हो जाएगा, डिसफंक्शनल ब्रेन हो जाएगा। तो उसकी वजह से होगा क्या कि एक्चुअल में हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी में ब्रेन को प्रॉपर जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। तो उसकी वजह से जो है हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी। उसके अलावा हम बात करें सेरिब्रल पाल्सी की, तो सेरिब्रल पाल्सी के केस भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सेरिब्रल पाल्सी के केस भी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 1 मिनट। हेलो। तो यहाँ पे फीटल कॉम्प्लिकेशंस में हमने बात की प्री मैच्योरिटी की। IUGR के केस हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन IUGR का आ जाए, हो सकता है कि हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी का कोज हो जाए। उसके अलावा सेरिब्रल पाल्सी के केस जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो है ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। फीटल्स की डेथ जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस प्लेसेंटल अब्रप्शन के। तो हमने बात की अभी तक कॉम्प्लिकेशंस की। उसके बाद में हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में मोस्टली जो है अल्ट्रासोनोग्राफी ही करवाते हैं। इसमें जो है प्लेसेंटा प्रीविया के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी को एक्सक्लूड करते हैं कि हो सकता है कि कई बार कुछ केसेस में हम प्लेसेंटा प्रीविया के ऐसे केस होते हैं जिसमें कि हम अल्ट्रासोनोग्राफी में उसको फाइंड आउट ना कर पाएँ। तो मोस्टली जो है एक्सक्लूड किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी को, ठीक है। और इसके अलावा जो हम बात करें कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा के लिए हम कैसे इसका डिटेक्शन करेंगे कि रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा है, फीटस वायबिलिटी कैसी है। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा और फीटल वायबिलिटी को चेक करने के लिए हम मोस्टली अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में फाइंडिंग्स जो है अगर नेगेटिव आती हैं, कुछ फाइंडिंग्स जो है मोस्टली पॉजिटिव आएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अगर नेगेटिव आती हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें डिनाइल नहीं करना चाहिए कि प्लेसेंटल अब्रप्शन नहीं है। तो हमें और फर्दर जो है कुछ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस के, लाइक डॉपलर स्कैन करवा सकते हैं, MRI स्कैन करा सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव फाइंडिंग डज नॉट एक्सक्लूड प्लेसेंटल अब्रप्शन, ठीक है। तो नेगेटिव फाइंडिंग अगर आती है तो ऐसी कंडीशन में हमें जल्दी से ये डिसाइड नहीं करना है कि प्लेसेंटल अब्रप्शन का केस नहीं है। हो सकता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी सही नहीं हुई हो, तो हमें क्लॉटिंग चेक करनी है, रेट्रो प्लेसेंटल ब्लड वगैरह चेक करना है। तो उसके लिए हम फर्दर और भी मैनेजमेंट हम इसका कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं, डॉपलर करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें CTG की, तो कार्डियोटोकोग्राफिक यहाँ पे चेक करेंगे कार्डियोटोकोग्राफी की सहायता से कि फीटल की जो हार्ट रेट है वो कैसी है। तो हो सकता है कि फीटल की हार्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई आए, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम आए। तो फीटल की हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज़ रहती हैं तो उसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया, और बहुत ज़्यादा कम रहती हैं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट रेट इसमें क्या हो रही है, डाउन हो रही है, हार्ट रेट क्या हो रही है, डाउन हो रही है। उसके अलावा हम बात करें तो साइनोसॉइडल पैटर्न जो है हमें CTG के अंदर फीटस की हार्ट रेट का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, साइनोसॉइडल पैटर्न। जैसा कि अभी मैंने बताया था एक इमेज में कि एक CTG की रिपोर्ट होती है, उसके अंदर अगर हम चेक करेंगे तो साइनोसॉइडल पैटर्न जो है हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो हम CTG के अंदर जो
बॉक्स गैप होता है, वो बॉक्स गैप क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इन वेव्स के बीच में क्या रहेगा, कम रहेगा। PQRS हम चेक करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या रहेगी यहाँ पे, उसमें जो गैप रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। गैप कम होने की वजह से जो है फीटल हार्ट रेट क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और कुछ कंडीशंस में गैप ज़्यादा रहता है तो फीटल हार्ट रेट बहुत कम देखने को मिलती है, तो यानी कि 10 से 15 बीट पर मिनट। उसमें बोला जाता है कि 1 मिनट के अंदर 2 से 5 साइकिल जो है वो फीटस का हार्ट कंप्लीट कर लेता है। तो ये साइनोसोइडल पैटर्न होता है सीटीजी का। तो हम जब डायग्नोसिस का अलग से चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि सीटीजी क्या होता है और उसमें किस तरीके का पैटर्न जो है वो अलग अलग आते हैं। उसके अलावा कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे जिसमें कि कंजप्टिव कोएगुलोपैथी जो क्लॉटिंग वगैरह हो रही है उसको चेक करने के लिए कि क्लॉटिंग जो हुई है उसमें जो टाइमिंग कितना है, क्लॉटिंग पैटर्न, क्लॉटिंग टाइमिंग कितना है, ब्लीडिंग टाइम कितनी है, प्रोथ्रोम्बिंग टाइम जो है वो कितना है। उसके अलावा आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, आईएनआर और एपीटीटी का टेस्ट जो है ये यहाँ पे हम करवाएंगे। प्लेटलेट काउंट भी हम यहाँ पे चेक करेंगे मदर का। उसके साथ ही हम यहाँ पे आरएफटी और एलएफटी के कुछ टेस्ट भी यहाँ पे करवाएंगे। तो ये थे इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक जो है वो क्या होता है, स्टॉप होता है। तो यहाँ पे हमने बात की अभी तक इसके प्लेसेंटल अब्रप्शन के, हमने हमने डेफिनेशन इसकी देखी। उसके बाद हमने इसके कुछ कंसील्ड ब्लीडिंग की इमेज देखी, रिस्क फैक्टर हमने देखे, पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखी, टाइप्स देखे, क्लासिफिकेशन हमने देखा, उसमें ग्रेडिंग हमने देखी। उसके अलावा डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर जिसमें माइल्ड टाइप में किस तरीके से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे और किस तरीके से सीवियरिटी बढ़ती है तो सीवियर टाइप में कैसे सीवियरिटी बढ़ेगी। उसके बाद में हमने देखा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन के, और फीटस में जो है वो क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे और मदर में क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे। उसके बाद में लास्ट वन हमने डिस्कस किया इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटीजी, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन और एलएफटी आरएफटी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसका जो मैनेजमेंट है प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा का, तो इसका मैनेजमेंट हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसका डालूँगा बहुत जल्दी। तो ऐसे ही उस जिस तरीके से वीडियो मैंने डाले हैं उस तरीके से ही इसके दोनों का जो मैनेजमेंट है, हम मैनेजमेंट क्या करेंगे इन डिजीज़ की कंडीशन में, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा के केस में क्या करेंगे, तो उसका वीडियो जो है वो मैं जल्द ही डालूँगा। तो तब तक के लिए बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें जिससे कि उनको अपनी आने वाली एग्ज़ाम्स में बेनिफिट मिल सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।